के पास पहुंचा हूं और हमारे देहाती क्षेत्र से जो मैं देहाती क्षेत्र से रिपोर्टिंग करता हूं और ज़्यादा मैं हिंदी शुद्ध में बोलता भी नहीं हूं, ठीक है, चाहे आप लोग जो समझें, लेकिन मैं देहाती क्षेत्र के भाषा से ही मैं आवाज़ उठाता हूं। और हमारे साथ आज हैं टाइगर जयराम महतो, जो कि आप देख सकते हैं, और उनसे मैं कुछ सवाल करूंगा और अपने टाइगर जयराम महतो जी जो है उनसे मैं कुछ विशेष रूप से 2024 चुनाव के बारे में कुछ 2-4 सवाल। तो सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल में। देखिए, चैनल कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, वे किस प्रकार से मैटर को अपने चैनल में हाईलाइट करते हैं वो बड़ा इशू होता है। तो जो भी हैं आप लोग, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अगर जनता की आप आवाज़ बनते हैं तो आपको हमारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। 2024 जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए सारठ विधानसभा क्षेत्र में आपका रणनीति क्या रहेगा? निश्चय ही आपका ये सवाल समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी सारठ विधानसभा से हैं और हमारे जितने भी अभिभावक जो हमारे सामने खड़े हैं, हमारे मित्र, हमारे बंधु, ये भी सारठ विधानसभा से ही चल कर आए हैं। तो सारठ विधानसभा चर्चा का विषय भी इसलिए बना क्योंकि जब से हमारे JVKS पार्टी की घोषणा की गई कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हम सारठ कभी गए भी नहीं हैं, और उसके बावजूद वहाँ के जो वर्तमान में स्थानीय विधायक हैं उनके सपनों में हम आने लगे हैं और बाकायदा उस सपनों को लोगों के सामने बताने भी लगे हैं हमारा नाम लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने हमारा आधा काम कर दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर विधायक जी आपके वीडियो को सुने या देखें तो ऐसे देखते हैं, जब उनको ये पता है कि नुनक मोसी को लेकर हम उनका टिप्पणी करते हैं और इतना गंभीर से देखते हैं तो बंदा देखता भी। तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारा आधा काम कर दिया। सारठ के चौक चौराहों में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, तमाम जगहों पर वो विपक्ष की चर्चा नहीं करते हैं, जयराम महतो और JVKS की चर्चा करते हैं, हमारे साथियों की चर्चा करते हैं। तो आधा काम तो उन्होंने किया, उनका धन्यवाद। और उनका डर वाजिब है, क्योंकि कोई भी अगर विधायक बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है वो सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय का मतलब उस विधानसभा क्षेत्र में भले विधायक एक समुदाय, एक वर्ग का बनता है, लेकिन बाकी जितने वर्ग के लोग हैं सबको लाभ मिलना चाहिए। आपकी कार्यशैली से, आपकी योजनाओं से, आपकी रणनीति से, आपकी फ्यूचर प्लानिंग से, बाकी जो भी वर्ग हैं सबको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर झारखंड की बात करें तो 4 जो कैटेगरियाँ हैं उनमें अगर पर्सनली एक कम्युनिटी वाइज अगर बांटा जाए तो मुझे लगता है लगभग 250 के आसपास, 250 के आसपास जातियाँ हैं झारखंड में। लेकिन किसी भी क्षेत्र में विधायक तो एक ही समाज का आदमी बनता है, लेकिन उसका कर्तव्य ये होता है कि बाकी जो 250 जातियाँ हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, उनकी विधानसभा कार्यकाल में उनको भी, उस वर्ग को भी लाभ मिले। लेकिन माननीय रणधीर सिंह, जैसा कि उनके बारे में सुनने को आता है, वो केवल अपना परिवार तंत्र को हावी करके रखते, चाहे चित्रा की कोलियरी हो या फिर जो भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं जहाँ से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। और ये भी देखने को आया है कि एक लोकतांत्रिक भारत में वे डिक्टेटरशिप को अपनाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग, ये लोकतंत्र है, जरूरी नहीं है कि आप अगर विधायक हैं तो आपकी विचारधारा से सब सहमत हैं। तो जो लोग उनकी विचारधारा के विपरीत चले जाते हैं, अगर वो किसी जगह काम कर रहे हैं तो उनको डरा के, धमका के, जेल से बात करके उनको बैठा दिया जाता है, जो कि लोकतांत्रिक देश में एक तानाशाही का परिचय माननीय विधायक महोदय दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा उन तक संदेश होगा, याद रखिए, चाहे आपके पास धनबल है, बाहुबल है या साम दाम दंड भेद की नीति है, छल कपट या भुजाओं में बल है, सब एक दिन धराशायी हो जाता है। दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर 33 साल की आयु में बेचारा संसार को छोड़कर विदा ले लेता है। तो इसलिए महोदय, अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पद का दुरुपयोग करें और जो आपके खिलाफ हो, जो आपकी विचारधारा के खिलाफ हो, आप उनको नौकरियों से निकाल दें। वे अगर कहीं कार्य कर रखते हैं तो उनको आप बैठाने का काम करें। तो खैर, जब किसी का अंतिम समय आता है, यानी विधायकी में, फिर बाकी वो 100 साल 150 साल जिए, लेकिन विधायकी में उनका अंतिम समय आ रहा है। इस प्रकार की उटपटांग हरकतें इंसान स्वाभाविक करता है, और लिहाजा उन्होंने जो चैलेंज दिया था, जो मीडिया के माध्यम से हम तक आया, उस चैलेंज को भी हम लोग 2024 में और सारठ की विधानसभा में स्वीकार करेंगे। और हमारे चुनाव में आने का पर्पस भी यही है कि हमें ना किसी प्लानिंग के तहत हमें आए हैं, ना किसी ने मुझे इन्विटेशन दिया है। एक नियति होती है, उस नियति ने मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। मैं एक साधारण सा लड़का था, मुझे कल तक कोई जानता नहीं था। आज पूरा राज्य अगर गंभीर होकर मेरी बातों को सुनता है, मेरी विचारधाराओं से सहमति जताता है, और हमें अगर नेतृत्व क्षमता का विकास करने के माध्यम से हमसे नेतृत्व की अपेक्षा रखता है, इसका मतलब है बाकी जिन नेताओं ने, जिनको राजनीतिक गद्दियाँ मिली, उन्होंने इस राज्य को धोखा देने का काम किया। अभी फॉर एग्जाम्पल लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जो अक्सर कहते हैं हम आदिवासी के पुत्र हैं, आदिवासी समाज के हितैषी हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, धनबाद और बोकारो में उन्होंने जिला पुलिस की बहाली में आदिवासी का आरक्षण 0 कर दिया है। ओबीसी की तो बात ही नहीं करेंगे। ओबीसी समाज एक ऐसा समाज है जिसको इस बात की कभी चिंता नहीं होती है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं।
उनके बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको इस बात की चिंता होती है। हाँ, पाकिस्तान में टमाटर का रेट बढ़ गया है, ओबीसी खुश, जो हमारा ओबीसी वर्ग होता है वो इसी बात से खुश